हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। इसके लिए बेटा ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए। क्लास में मैक्सिमम बच्चे लेकर के क्लास में जीके, जीएस, करंट, साइंस, इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न आपका शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने बच्चों क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर दें। और प्लीज़ जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दीजिए। तो फटाफट से बेटा शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है आपका कि कल्पेनी द्वीप जो खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं कि कल्पेनी द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु या पुडुचेरी? बताइए। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लक्षद्वीप में स्थित है। बेटा लक्षद्वीप में कल्पेनी द्वीप के पास गोताखोरों ने 17वीं 18वीं शताब्दी की यूरोपीय युद्धपोत का मलबा खोजा। इसी कारण ये चर्चा में रहा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हमारा जिनका भी उत्तर है। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए फटाफट से बताइए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, वी नारायण या शिव प्रसाद। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी नारायण। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है बेटा। तो वी नारायण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिएगा, क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। बताइए। हम्म ये जो है जो पहल है, ये भी हाल ही में बेटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो इस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। इनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखेंगे इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका कि टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल? चलिए फटाफट से बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं आपका कि टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो ये बेटा महाराष्ट्र के यवतमाल में टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है ना। अभी चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पे नर बाघ ने 500 किलोमीटर की यात्रा करके जो है एक रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए, अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा ट्विग स्टेटस क्या है? चलिए, तो ट्विग स्टेटस क्या है? ऑप्शन है आपके जलवायु विश्लेषण के लिए एक सांख्यिकीय मॉडल, प्राचीन व्यापार मार्गों के मानचित्रण के लिए एक उपकरण, अटलांटिक महासागर में पाया गया एक नया खनिज, या एक समय स्थिरीकृत वंशावली विश्लेषण उपकरण उपकरण बताइए। तो ट्विग स्टेटस क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। एक समय स्थिरीकृत वंशावली विश्लेषण उपकरण ये है ट्विग स्टेटस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? बताइए। तो डेविल स्ट्राइक जो है किस देश द्वारा इसको आयोजित किया गया है? भारत, नेपाल, चीन या भूटान? डेविल स्ट्राइक किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो भी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है भारत के, ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल ने इस डेविल स्ट्राइक को आयोजित किया है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है एट्रैक्स
किस्टेंसेनी जो समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? चलिए, एट्रैक्स किस्टेंसेनी ये किससे संबंधित है? मैंने इस क्वेश्चन को सुबह भी डिस्कस किया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकड़ी। ये मकड़ी से संबंधित है, स्पाइडर से। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, कोक बोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? बताएं। तो कोक बोरोक जो है ये किस जो है भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना, त्रिपुरा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? तो किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? ऑप्शंस क्या हैं आपके? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इसने भी हाल ही में संदिग्ध रजिस्ट्री डेवलप किया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहरोट 3.0 पहल शुरू की है? डिस्कस किया क्वेश्चन है ये भी, बताइए। तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट कोहर्ट 3.0 शुरू किया है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही हमारा आंसर, पंजाब। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? पंजाब, झारखंड, केरल या आंध्र प्रदेश? बताइए। तो धुसका जो है किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? कमेंट करिए। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। ठीक है, चलिए तो धुसका जो है झारखंड का खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? चलिए, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मॉस या सुपरनोवा। चलिए, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉस्मॉस। जो कॉस्मॉस है ये ब्रह्मांड में के लिए प्रयोग होने वाला दूसरा शब्द है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, कॉस्मॉस। ओके, चलिए ले चलेंगे हम आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? चलिए, तो कैसियोपिया, लियो मेजर, सप्तऋषि या ओरियन? मैं बेटा एक बार क्लास भी देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ ठीक है। चलिए, तो किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा बेटा, ओरियन। तो ओरियन एक विख्यात तारामंडल है, ठीक है, और इसको हम सर्दियों की मध्य रात्रि में देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें 7 या 8 चमकीले तारे हैं, तो इसको शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? चलिए, तो विकिरण और चालन दोनों, संवहन, चालन या विकिरण, तो किन तरीकों या प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकिरण। ओके, किसको? विकिरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, इसके विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जनक बहिर्जनिक बल है? तो इनमें से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है, बताइए। ऑप्शन है आपके, भूस्खलन, पवन, ज्वालामुखी या भूकंप? तो कौन सा एक बहिर्जनिक बल है, फटाफट से बताइए।
बेटा अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पवन, एयर, वायु, है ना, हवा, तो पवन यह एक हमारा बहिर्जनिक बल है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो बीजाणु निर्माण, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन या परागण। तो इनमें से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी, परागण। ठीक है, जो परागण है ये पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है ये लैंगिक रूप है। ऑप्शन डी जिनका भी उत्तर है वो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई? चलिए, तो अहमदाबाद में पहली कपड़ा सूती मिल किस वर्ष में, किस सन में शुरू हुई, बताइए। ऑप्शन है आपके 1854, 1861, 1851, 1867। फटाफट से बताइए। ये 1861 में शुरू हुई। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत ही स्पीड से क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फटाफट से सुपर फास्ट स्पीड से डिस्कस करें क्वेश्चंस को। तो क्लास को भी शेयर करिए, सपोर्ट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से 10, 1320 से 1324, 1290 से 1296 या 1266 से 1287। चलिए, तो किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन एक ऐबक ने शासन किया, बताइए। हम्म अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, 1206 से 1210 के दौरान। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। ओके, चलिए हम ले चलेंगे आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्रश्न है। जेबुन्निसा, रजिया सुल्तान, चांद बीवी, जहां आरा, बताइए। तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही आंसर है। ओके बेटा, चलिए जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ले चलते हैं हम आपको अब आगे इस क्लास के फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? चलिए, रजिया सुल्तान को बेटा दिल्ली के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया, बताइए। 1244, 1240, 1238 या फिर 1236। फटाफट से बताइए। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर 1240 आया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है बेटा। तो 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ओके, चलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है, वेरी गुड। चलिए हम्म अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? कावेरीपट्टनम, मदुरै, एहोल, पुहार। चलिए पांड्यों की राजधानी कौन सी थी बेटा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन बी मदुरै, सही आंसर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है, वेरी गुड। चलिए, तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? चलिए एहोल, पुहार, रायचूर दोआब या कांचीपुरम। चलिए, तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी,
कांचीपुरम। क्लियर। तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम जो पल्लवों की राजधानी थी। इसके अलावा मदुरै किसकी राजधानी थी? बेटा ये हमारी जो मदुरै थी, मैंने अभी आपको बताया, पांड्यों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। याद रखिएगा, दोनों में बहुत कंफ्यूजन भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? बताइए। तो द्वारका, हड़प्पा, सांची या मुजिरिस। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बताएं। गुप्त वंश, पल्लव वंश, मौर्य वंश या पुष्यभूति वंश? चलिए बच्चा बताइए कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, गुप्त वंश। ओके। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, गुप्त वंश। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले भैया सब लोग क्लास को, जिन भी लोगों ने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए। और प्लीज बच्चों सब लोग क्लास को एक बार अपने शेयर भी कर दीजिए, है ना। प्रश्न आपका अगला कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? चलिए, तो प्रसिद्ध स्मारक जो है आराम बाग, ये किसके द्वारा बनवाया गया? बाबर द्वारा। अब किस राज्य में बनवाया गया ये बताइए आप लोग। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में बनवाया गया। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, ले चलेंगे हम आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? चलिए बेटा, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, मुंबई? चलिए, तो आगा खां पैलेस जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अब बेटा ये बताइए महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? बताइए। चलिए, ठीक है ना। तो ये बताना बेटा आपको कि ये कहाँ पे स्थित है। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? चलिए बेटा बताइए। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात? फटाफट से बताइए, सांची का स्तूप जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप बेटा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में जिनका भी उत्तर आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, ले चलेंगे आपको अब आगे इस क्लास के फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। मैं बोलो ना, ये क्वेश्चन अब जीडी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। बताइए, तो पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा? कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताएं। ऑप्शन बी, राजस्थान। क्लियर। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? चलिए बताइए बेटा, तो कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है ये आपको बताना है। हिलन ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर, थाजीवास ग्लेशियर या पुरुई ग्लेशियर? बताइए। ऑप्शन बी बेटा सही जगह हमारा मिलम ग्लेशियर। ओके, ठीक है ना। चलिए, ये उत्तराखंड में है मिलम ग्लेशियर, ना कि जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ में है उत्तराखंड के।
जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, इसको याद रखिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम फटाफट से। अब अच्छा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पूर्वी अफ्रीकी पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार। बताइए बच्चा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए इसको रूफ ऑफ द बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार जो है ये, तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताइए, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर बताइए कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी या नामचा बरवा। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बनना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही है आंसर, कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा कि निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? स्पीड से, बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चन डिस्कस करें। बताइए कि किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड लेक के रूप में जानते हैं? तो ये हमारी लोककटक झील है। कहाँ पर है? ये मणिपुर राज्य में है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए लोककटक झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? चलिए, तो पूर्वी तट के लिए इनमें से बेटा कौन सा एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट, उत्कल तट या मालाबार तट। फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, मालाबार तट। चलिए छोड़िए, ऑप्शन डी फटाफट से स्पीड से डिस्कस करें, कुछ राइटिंग नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना, बस आइए आंसर करिए, आगे बढ़िए, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? चलिए बताइए, तो मालवा पठार की इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण नदी नहीं है? चंबल नदी, महानदी, केन नदी या बेतवा नदी। फटाफट से बताइए। ऑप्शन बी महानदी। चलिए ठीक है बेटा, चलिए तो महानदी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो महानदी किस पठार से निकलती है? तो इसका उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से होता है, सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से। ओके, चलिए अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए बेटा बताइए, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? फटाफट से बताइए। तो अगर हम बेटा बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो बिल्कुल सही आंसर है मूसी नदी की। तो मूसी नदी बेटा कावेरी नदी की नहीं, ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा किसकी है बेटा मेरे बच्चों, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? बताइए, तो भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ऑप्शन है आपके, उष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? बताइए, जो पेड़ हैं ये रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑप्शन है आपके, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। फटाफट से बताइए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर बेटा इसमें आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत
चेचोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? चलिए, सरहुल, लोसर, टूशू, गलदान, नामचोट। मैं क्वेश्चंस बेटा पढ़िए, मैं क्लास देखता हूँ सबको सही चल रहा है क्या? हाँ, सब कुछ ठीक है। चलिए, तो कौन सा त्योहार महान बौद्ध संत जे चोखाम्पा के जन्म दिवस का प्रतीक है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, गलदान नामचोट, सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? समझिए क्वेश्चन का लेवल क्या कह रहा है, ठीक है ना? तो आप समझिए इन क्वेश्चंस का लेवल क्या कहता है। चलिए, गतका, माय थाई, कलरी यट्टू या कराटे, तो कौन सी ऐसी प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के भाग के रूप में हुई? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा बेटा। ये है कौन सी? ये है कलरिए पट्टू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए, 1819, 1901, 1857, 1784, बताइए। तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया, बताएं। तो बेटा, पिट्स ये इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये वर्ष 1784 में पेश हुआ था, पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या है? 1784। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का प्यारा प्यारा सा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए, बताइए बेटा। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1876, 1878, 1877, 1875। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1878 में। क्लियर? जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक करते चलिए और क्लास को शेयर करते चलिए, ठीक है ना? चलिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है चार्ल्स स्टुअर्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स लैंकेस्टर। फटाफट से बताइए। हम्म, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है, ठीक है ना बच्चा, रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन सी आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर, रॉबर्ट क्लाइव इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति, विलय नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने जाने वाली नीति अपनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, विलय नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी, है ना? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कौन सी? लॉर्ड डलहौजी। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है चार्ल कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन। बताइए। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन ए आया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, बिल्कुल बच्चों हमारा सही उत्तर बन जा रहा है इसका। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर करेगा। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फ्रांस? चीन, ऑप्शन सी।
चीन इज द राइट आंसर। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका के से न्यायपालिका के पृथक्करण यानी कि अलग गांव से संबंधित है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन से मिलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन बेटा फ्री में, आपको पेड बैच वाले ही पढ़ाएंगे आपको, ये मान लीजिए। तो कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। अस्पृश्यता, नस्लवाद, गुलामी या रंगवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। ओके बच्चा, तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, अस्पृश्यता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए बताइए, भारत में अयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1951, 1955, 1959, 1964। तो भारत में अयुध अधिनियम कब पारित किया गया, 1959 में, 1959 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बताइए बताइए बेटा कि दुर्गेश नंदिनी ये उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये किसने लिखा, कमेंट करें। इनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। का भी आंसर ऑप्शन सी है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है। चलिए बताइए, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखा है, फटाफट से बताइए। विद्या बालन, काजोल देवगन, रानी मुखर्जी या करीना कपूर। बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, करीना कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाद यंत्र ठोस यंत्र है। चलिए, तत्ववाद, घनवाद, अवनद्धवाद या सुशिरवाद। इनमें से कौन सा वाद यंत्र ठोस यंत्र है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, घनवाद, बिल्कुल सही आंसर है बच्चा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बेटा, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस। बताइए मेरे बच्चे, बताइए डेविस कप किस खेल से संबंधित। डेविस कप हमारा टेनिस से संबंधित है, डेविस टेनिस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला प्रश्न है, आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है। चलिए, तो आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है। रूस व नॉर्वे, नॉर्वे व फिनलैंड, फिनलैंड व रूस या रूस व डेनमार्क। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस व नॉर्वे। किसमें, ये रूस व नॉर्वे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये एक सीमांत सागर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चा, अच्छा चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पूछता है, रूस में कुल कितने समय खंड है। मेरे बच्चों बताइए, 9, 10, 11, 12। रूस में कुल कितने समय खंड है, बताइए। तो रूस में कुल जो है हमारे 11 समय खंड है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए,
तो रूस में कुल 11 समय खंड हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? नाइजर, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, बताइए। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर हमारा है नाइजीरिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बेटा, बसंत व नीप ज्वार में कितना समय अंतराल होता है? 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। चलिए बताइए कि बसंत व नीप ज्वार में कितना समय अंतराल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 7 डेज। बसंत व नीप ज्वार में समय 7 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बेसिमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? चलिए, कोयला, एल्यूमिनियम, स्टील, उर्वरक। चलिए बताइए, तो बेसिमर प्रक्रिया किस उद्योग में उपयोग की जाती है? स्टील उद्योग में यूज करते हैं। ठीक है ना, बेसिमर प्रक्रिया बेटा स्टील बनाने में यूज होती है। इसका आविष्कार किसने किया था, पूछ सकता है बेटा। बेसिमर प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेसिमर ने। ठीक है ना बेटा, हेनरी बेसिमर ने इसका आविष्कार किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ले चलेंगे आपको हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कैतिमोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है? चलिए बच्चा, कैतिमोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है? कॉफी, मिर्च, कपास, पटसन। ऑप्शन ए कॉफी। ओके, चलिए इनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? बताइए, भारत में की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? 3, 6, 9, 12। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3%। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, मकरान जो है मकरान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है आपके, अरब महासागर, हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट पर, बंगाल की खाड़ी या भूमध्य सागर। बताइए मकरान किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बताइए, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके, मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। तो इसमें बताइए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई यूज़ ही नहीं है और इनमें भी कुछ नहीं यूज़ है। ठीक है ना, तो समशीतोष्ण घास को सही सही लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, दक्षिण अमेरिका में जो है इसको वेल्ड नहीं कहते हैं, इसको दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए था, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये लाइन लिखना शायद भूल गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? चलिए बताइए, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? लौंग, गन्ना, तंबाकू या कॉफी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लौंग के लिए, क्लॉव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स, चलिए आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। हम आशा करेंगे जो क्लास है उसको बहुत अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए लाइक और क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार। ठीक है, मिलता हूँ बेटा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग टेक केयर, बाय बाय।